हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यहां पर हम देख रहे हैं यूपीएसआई के लिए हिंदी। हमने हिंदी में वर्ण विचार शुरू किया है और वर्ण विचार को हम देख रहे हैं। आज की हमारी वर्ण विचार की दूसरी क्लास होगी। अगर आपने यूपीएसआई के केजे बैच में एडमिशन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द आप यहां पर एडमिशन ले लें और अपनी सफलता के लिए एक कदम आगे बढ़ा लें। यहाँ पर आपको टारगेटेड बैच मिलेगा। ऑनलाइन बैच की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको यहाँ पे टारगेटेड बैच मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी और यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। कोचिंग जंक्शन के टेलीग्राम पेज पर जुड़कर आप जो है और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप क्विजेज़ वहाँ पर देख सकते हैं। जो प्रश्न जो है वहाँ पर रोज़ अपलोड किए जाते हैं, आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न वहाँ पर रोज़ आपको वहाँ पर दिए जाते हैं। आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर और भी प्रश्नों के समाधान के लिए। coaching.in पे आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर पीडीएफ नोट्स और बाकी सुविधाएं वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यदि आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, कोचिंग जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें और ख़ुद को वहाँ से एनरोल कर लें। ऑफलाइन बैच प्रयागराज में शुरू हो गया है। यदि आप प्रयागराज से हैं या फिर प्रयागराज में रहकर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई के लिए आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो प्रयागराज के ऑफलाइन सेंटर पर भी ज़रूर आएँ और वहाँ पर आपको यह सारी चीज़ें ऑफलाइन फॉर्म में पढ़ाई जाएंगी, ऑफलाइन मोड में आपको पढ़ाई जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी साइट विजिट कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं हमको। डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स आपको दे दिए गए हैं। तो यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने विचार हमको ज़रूर बताएं और यह क्लास औरों तक भी पहुंचाएं, जिससे हमारा हौसला बढ़े और औरों तक यह जो है पहुंचे और उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार का हमारा यह दूसरा क्लास है। वर्ण विचार की हमारी यह दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि वर्ण किसको कहते हैं और जो है भाषा किसको कहते हैं। यहाँ पर भाषा किसको कहते हैं, यह सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो इनकी परिभाषाएं देख ली थी, अलग अलग विद्वानों के आधार पर इनकी परिभाषाएं। हमने वर्णों का वर्गीकरण भी देख लिया था। वर्णमाला हमने देख लिया था। वर्णमाला में हमने यह देखा था कि 52 स्वर हैं, 52 वर्ण हैं कुल मिला जुलाकर। हिंदी में 52 वर्ण हैं, लेकिन जो व्यवहार में लाए जाते हैं वह सिर्फ 44 वर्ण हैं। 44 वर्णों को हम व्यवहार में लाते हैं। बाकी कुल मिला जुलाकर कितने वर्ण हैं हिंदी में? 52 वर्ण है। यहाँ पर 25 स्पर्श व्यंजन जो है वह 11 स्वर, और यहाँ पर 4 ऊष्म व्यंजन और 4 जो हमारे होते हैं वह अंतस्थ व्यंजन और जो बचते हैं, और बाकी यह जो इतने हैं 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, 11 स्वर और 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, यह जो मिलाकर 44 होते हैं और यही जो है प्रयोग में लाए जाते हैं ज़्यादातर हिंदी में। लेकिन यहाँ पर कुल 52 हैं। वह 52 किन आधारों पर होते हैं यह भी हमने देखा था कि 4 यहाँ पर संयुक्त स्वरों को भी, संयुक्त वर्णों को भी, व्यंजनों को भी जोड़ लिया था, और 2 यहाँ पर उच्छिष्ट ध्वनियाँ हैं उनको भी हमने जोड़ा था, और 2 यहाँ पर अयोगवाह ध्वनियाँ हैं उनको भी हमने जोड़ लिया था। अंग और अह, यहाँ पर 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, इनको भी देख लिया था। इनको ऐसा क्यों कहते हैं यह भी हमने यहाँ पर समझ लिया था। तो कुल मिलाकर यह 52 वर्ण हमने देख लिए थे। हमने स्वर भी देख लिया था, स्वर की परिभाषा भी हमने देख ली थी, और स्वर की परिभाषा में हमने देख लिया था कि स्वर किसको कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुखांग का प्रयोग नहीं होता है, मुखांग बाधा नहीं पहुंचाते हैं, ध्वनि बिना किसी बाधा के मुख से उच्चरित हो जाती है, निकल जाती है, तो वह क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, लेकिन संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। वहीं देवनागरी लिपि या संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? वह 11 है। संस्कृत में 2 स्वर एक्स्ट्रा क्यों बढ़ जाते हैं, 2 स्वर अतिरिक्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि बड़ी री और री, यहाँ पर यह जो है 2 अतिरिक्त स्वर संस्कृत में होते हैं। कई विद्वान संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 ही मानते हैं, लेकिन कुल संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 बताई गई है। तो यह चीज़ें हमने देख ली थी कल। अब हम
स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे कि स्वरों को किन किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर यूं कहें तो स्वरों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर हो सकता है। वर्गीकरण के कोई निश्चित आधार नहीं हो सकते हैं, फिर भी कुछ आधारों को हम पढ़ेंगे। कुछ आधार जो प्रमुख आधार हैं स्वरों के वर्गीकरण के, उनको यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वह कौन कौन से आधार हैं उनको हम देख लेते हैं। तो स्वरों के वर्गीकरण के लिए यहाँ पर जो पहला आधार है वह है उत्पत्ति का आधार। उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मैं रंग चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो स्वरों के उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं। चूँकि देखिए, जो हिंदी भाषा है या फिर संस्कृत भाषा है, देवनागरी लिपि की जो भी भाषाएं हैं वह सब बड़े वैज्ञानिकता से बनाई गई हैं। इनका एक वैज्ञानिक महत्व भी काफ़ी अधिक है। यह वैज्ञानिक सोच पर आधारित यह भाषा है। इसका व्याकरण वैज्ञानिकता पर आधारित है। यहाँ पर कुछ भी कह देने के लिए ही नहीं लिख दी गई हैं, यहाँ पर लिख देने के लिए ही नहीं लिख दी हैं। कागज़ को घेरने के लिए, कागज़ का स्थान घेरने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर नहीं बना दी गई हैं। यहाँ पर नियम बहुत सोच समझ कर बने हैं। उनकी वैज्ञानिकता के आधार पर यह सारे जो नियम बनाए गए हैं हिंदी के, वह बनाए गए हैं। यह सारे व्याकरण बहुत ही उन्नत किस्म के सोच पर डिपेंड करता है, पर आधारित है। तो इस वजह से यहाँ पर हर चीज़ का कोई ना कोई तर्क होगा। हिंदी में आपको तर्क, और संस्कृत में भी मैं बात करूं तो चूंकि हिंदी संस्कृत से ही निकली है, तो जब भी हिंदी बोलूं तो संस्कृत उससे आप रिलेट कर लें, या फिर संस्कृत बोलूं तो हिंदी आप उससे रिलेट कर लें। चूंकि यह जो भाषाएं हैं संस्कृत या हिंदी, यह पूरी तरीके से वैज्ञानिकता पर आधारित है। जैसे अंग्रेजी की बात अगर हम करें तो अंग्रेजी के साथ क्या होता है कि यहाँ पर अनिश्चितता बहुत अधिक होती है। वहाँ पर साइलेंट की चीज़ें आ जाती हैं, कई बार उच्चारण बदल जाता है, कई बार बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी सी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पर अनिश्चित चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर लेकिन हिंदी के साथ ऐसा नहीं है। हिंदी में जो भी चीज़ों का प्रयोग होगा, जो भी नियम बताए जाएंगे, उनके पीछे कुछ ना कुछ एक विशेष कारण होता है। इस वजह से यहाँ पर वैज्ञानिकता अधिक देखी जाती है। तो यहाँ पर उन्हीं आधारों पर हम, एक आधार है उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कर सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कैसे वर्गीकृत किए जाएंगे, हम यह जो है देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर का जो पहला वर्गीकरण होगा वो होगा मूल स्वर। ठीक है ना, दो आधारों पर इसका वर्गीकरण होगा। यहाँ पर पहला होगा मूल स्वर, दूसरा होगा संधि स्वर। जो पहला आधार है वह है मूल स्वर। मूल स्वर किसको बोलेंगे, हमने पिछली क्लास में देख लिया था। छोटा अ, छोटी ई, ऊ और री, ये सारे जो हैं क्या है, मूल स्वर हैं। तो मूल स्वरों की संख्या 4 है। मूल स्वर किसको बोलेंगे, जिनकी उत्पत्ति की ऐसे स्वर जो हैं मूल स्वर कहलाएंगे जिनकी उत्पत्ति जो है अन्य स्वरों के योग से नहीं हुई हो। कहने का मतलब क्या हुआ, जो खुद में स्वतंत्र हो, खुद में वह मूल हो, जो नैसर्गिक रूप से स्वयं से बने हो, उनका जो है किसी और स्वरों के सहयोग से उनका निर्माण नहीं हुआ है, तो यह स्वर जो है क्या कहलाते हैं, मूल स्वर कहलाते हैं। तो इनको जो है बीजाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप बीजाक्षर अगर आ जाए तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मूल स्वरों को हम बीजाक्षर भी कहते हैं, इनको नैसर्गिक स्वर भी कहते हैं, और रूढ़ स्वर भी इनको कहते हैं, प्राकृतिक स्वर भी इनको कहा जाता है, और भी बहुत सारे नाम हैं इनके। तो यहाँ पर मूल स्वरों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 है। परीक्षा में अगर संख्या पूछी जाए तो आप कितना बताएंगे, मूल स्वरों की संख्या 4 बताएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी कठिन नहीं है, आपको आसानी से यह पता चल गया। चूंकि यह किसी अन्य स्वरों की सहायता से नहीं बने, या खुद में ही बन गए हैं, स्वयं में ही पूर्ण है, इस वजह से यह मूल स्वर कहलाते हैं। और जो दूसरा प्रकार है उत्पत्ति के आधार पर, जो दूसरा भेद है वह है संधि स्वर। यहाँ पर संधि स्वर, संधि नाम से ही आपको यह पता चल रहा है कि जहाँ पर भी संधि होगी, स्वरों की संधि होगी, वहाँ पर संधि स्वर होंगे। यह 2 और प्रकार से बांटे जा सकते हैं, इनके 2 और भेद हो सकते हैं। पहला भेद क्या होगा, दीर्घ स्वर, और दूसरा भेद होगा संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे, हम जब दीर्घ संधि पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जो समान स्वरों के योग से जो संधि बनती है वह जो है दीर्घ संधि जो है कहलाती है। यहाँ पर ठीक उसी तरह से जो समान स्वर आपस में मिलेंगे, जो 2 मूल समान स्वर आपस में मिलेंगे, तो उनसे जो अलग अगला स्वर बनेगा वह जो है दीर्घ स्वर कहलाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अ और आ, इससे जो है छोटा आ और छोटा आ आपस में मिलकर एक दीर्घ आ यानी बड़ा आ का निर्माण करेंगे। तो यह जो बड़ा आ है यह क्या कहलाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। यह जो है
दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब इसी तरह से मैंने लिख दिया छोटी ई और छोटी ई, यह जो है आपस में मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेगा, तो यह जो है क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर कहलाएगा। चूंकि यहाँ पर संधि हो रही है, दो स्वर आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर संधि हुई ना, इनका संधि जब हुआ तो दीर्घ ई का निर्माण हुआ, इस वजह से यह जो है दीर्घ स्वर कहलाएगा और यह संधि स्वर हो जाएगा। यह कौन सा स्वर हो जाएगा, दीर्घ ई जो है संधि स्वर हो जाएगा। और इसी तरह से ऊ को भी देख लें, ऊ और ऊ जो है बड़ा ऊ का निर्माण करता है, तो यह जो है दीर्घ स्वर हमारा बड़ा ऊ हो जाएगा। और जो ऊ है यह मूल स्वर हो जाएगा, ई मूल स्वर हो जाएगा, और छोटा आ जो है यह भी मूल स्वर हो जाएगा। दो मूल स्वरों के निर्माण से इनका निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर भी संयोग हुआ, यहाँ पर संधि हुई है ना, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अब संयुक्त स्वर जो है किसको बोलेंगे। संयुक्त स्वर उन स्वरों को बोलेंगे जिनका निर्माण दो स्वरों के योग से बनता है, दो अलग अलग स्वरों के योग से बनता है होता है। जैसे यहाँ पर अ और ई मिलकर ए बनाएंगे, आ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे, तो यह जो है संयुक्त स्वर कहलाएंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त स्वर बोलेंगे। और संयुक्त स्वरों को दो और आधारों पर हम और वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे गुण स्वर और वृद्धि स्वर। इन दो आधारों पर और इनको विभेदित कर सकते हैं, इनको बांट सकते हैं। अब गुण स्वर किसको बोलेंगे, संयुक्त स्वर तो हमने देख लिया, दो भिन्न स्वरों के योग से जो बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर संयुक्त स्वर बोलेंगे। स्वरों संयुक्त स्वर का एक वर्गीकरण है गुण स्वर। गुण स्वर किसको बोलेंगे, गुण संधि जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा था जहाँ पर ए का उच्चारण होगा वहाँ पर क्या होता है, गुण संधि जो है वो हो जाती है। यहाँ पर अ और ई आपस में मिलकर ए बन जाते हैं और यह जो है गुण स्वर हो जाता है। ए जो है वह क्या है, गुण स्वर हो जाएगा। छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनाएगा, यह जो है क्या हो जाएगा, गुण स्वर हो जाएगा। हमने देखा था जब हम संधि पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर ए और ओ की बात आएगी वहाँ पर क्या हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। जहाँ पर एक चोटी दिखे, आपको याद आ रहा होगा, एक चोटी दिखे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, गुण स्वर हो जाता है। हमने आपको गुण संधि जो है वह हो जाता है, हमने आपको बताया था। तो ठीक उसी तरह से ए और ओ जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह गुण स्वर हो जाएगा। गुण स्वरों की संख्या कितनी है, गुण स्वरों की संख्या 2 है। अब इसी तरह से वृद्धि स्वर भी हम देख लेते हैं। संयुक्त स्वर का एक वर्गीकरण क्या है, वृद्धि स्वर भी है। तो वृद्धि संधि हम देख लेते हैं। वृद्धि संधि या मिश्रित संधि, यह क्या होगा, अ और औ, यह जो है वृद्ध जो है स्वर कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको जब संधि पढ़ाया था, आज संधि हम जब पढ़ रहे थे तो हमने वृद्धि संधि का जो है की परिभाषा में यह देखा था कि जहाँ पर औ का उच्चारण होगा या ए का उच्चारण होगा। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, जहाँ पर दो चोटियाँ आपस आपको ऊपर दिखें वहाँ पर क्या हो जाता है, जो है वृद्ध स्वर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो चोटियाँ आपको दी ए और औ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वृद्ध स्वर हो जाएगा। ए और अ के निर्माण से ए बनता है और ओ और आ से मिलकर जो है औ बनता है। यह दोनों जो हैं यहाँ क्या कहलाएंगे, आपके वृद्ध स्वर कहलाएंगे। वृद्धि स्वर यहाँ पर इन दोनों को कहा जाएगा। वृद्धि स्वरों की संख्या कितनी है, 2 है। यह संयुक्त स्वर ही है, चूंकि इनका संयोग हो रहा है ना, इनका संयोग हो रहा है, इस वजह से संयुक्त स्वर है। यहाँ पर संधि नहीं हो रहा है। संधि में देखिए संधि स्वर कब होगा, एक मिनट, संधि स्वर तो है ही है, ठीक है ना। संधि स्वर में दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर कब होगा, जब यहाँ पर जब समान स्वर आपस में मिलें और दीर्घ स्वर का निर्माण करें, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह संयुक्त स्वर है और यहाँ संधि स्वर, यह संधि स्वर का संयुक्त स्वर है और संयुक्त स्वर में क्या है, यह वृद्ध स्वर है, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि दो मूल जो है उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के जो है स्वर हो सकते हैं, एक मूल स्वर, एक संधि स्वर। अब संधि स्वरों को भी हम 2 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर किसको बोलेंगे, जब जो है समान स्वर आपस में मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे छोटा आ और छोटा आ मिलकर एक बड़ा आ का निर्माण करेंगे तो यह जो है क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर। और दूसरा है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में 2 असमान स्वर आपस में मिलते हैं। 2 असमान स्वर आपस मिलेंगे और 2 असमान स्वरों के मिलने के भी 2 प्रकार हो जाएंगे। पहला तो हो जाएगा जहाँ पर अ और ई मिलकर ए बनाएं, अ ऊ मिलकर जो है ओ बनाएं, यहाँ पर गुण स्वर हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा जब ए और अ मिलकर ए बनाएं और ओ और आ मिलकर औ बनाएं, तो यह वृद्ध स्वर हो जाएगा। इनके 2 प्रकार हैं और गुण स्वर के भी 2 प्रकार हैं। यह चीज़ें हमने देख ली, बहुत टफ नहीं था, चीज़ें बहुत आसान हैं, आपको समझ में आ ही गई होंगी। अब हम देख लेते हैं किन आधार पर और वर्गीकृत इनको किया जा सकता है।
तो वर्गीकरण का एक प्रकार जो है वह है जाति के आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। जाति के आधार पर भी दो प्रकार से इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसा सवर्ण या सजातीय स्वर या फिर असवर्ण या विजातीय स्वर। अब सवर्ण स्वर किसको बोलेंगे? सवर्ण स्वर उसको बोलेंगे जहाँ पर दो स्वर जो है आपस में मिलकर जो दो स्वरों का उच्चारण स्थान एक ही होता है तो उनको जो है सवर्ण बोलेंगे या फिर सजातीय स्वर बोलेंगे। समान वर्ण, यहाँ पर समान जो है वर्ण हो तो वहाँ पर सवर्ण कहलाता है, या फिर एक ही जाति के हों तो उनको जो है सजातीय कहते हैं। तो जब एक जाति के दो स्वर होंगे तो उनको सजातीय स्वर बोलेंगे। जैसे छोटा आ और बड़ा आ, जब आप छोटा आ या बड़ा आ बोलते हैं तो उच्चारण कहाँ से होता है? आपके गले से होता है। दोनों का उच्चारण एक ही स्थान से होगा, तो यह जो है सजातीय हो गए। और इनका उच्चारण स्थान क्या है? हमारा कंठ है, तो यह कंठ स्वर कहलाएंगे। ठीक है ना, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। यह दोनों सजातीय स्वर हैं। छोटा आ और बड़ा आ जो है यह क्या है? सजातीय स्वर हैं, और इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। कंठ से यह बोले जाते हैं। तो यह जो है कंठ से बोले जाने वाले स्वरों की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर 2 है ये। तो हमने देख लिया क्या कि आ और आ यह दोनों जो है कंठ से बोले जाते हैं और यह सजातीय स्वर हैं। छोटी ई और बड़ी ई यह तालव्य स्वर कहलाते हैं। यह तालु से बोले जाते हैं। यह तालु को प्रभावित करते हैं। जब ई का उच्चारण आप करेंगे, वैसे चूंकि यह तालु को तो स्पर्श करता नहीं है, फिर भी यहाँ पर तालु पर अधिक जो है दबाव पड़ता है। तालु से हम इसको बोलते हैं। तालु जो है काफ़ी प्रभावी हो जाता है जब ई का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पर ई और बड़ी ई को क्या बोलते हैं? हम तालु स्वर बोलते हैं। यह भी 2 हैं। और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका भी उच्चारण स्थान एक ही है। ये समान जाति के हैं, एक ही जाति के हैं। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यह ओष्ठ, जब आप बोलते हैं ऊ बोलिए तो आपको जो है क्या है? होंठ का कार्य बढ़ जाता है। आपके होंठ में एक आकार आ जाता है, गोलाकार आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? यह ओष्ठ से बोले जाते हैं। इनका आधार क्या है? बोलने का आधार क्या है? ओष्ठ है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बोलने का आधार क्या है? ओष्ठ है। इस वजह से यह जो है ओष्ठ स्वर भी कहलाए जा सकते हैं। तो यह जो है सजातीय या सवर्ण स्वर हो गए। छोटा बड़ा यह सवर्ण है, छोटी ई बड़ी यह सवर्ण है, और छोटा ऊ बड़ा ऊ यह जो है 2 यह आपस में सवर्ण है, एक सजातीय है यह जो है। तो यहाँ पर किन किन तरीके से हम सजातीय स्वरों को देख सकते हैं? 3 आधारों पर इनको देख सकते हैं। अब असवर्ण जो है या फिर विजातीय स्वर किसको बोलेंगे उसको देख लेते हैं। जो वे स्वर जो अलग अलग उच्चारण स्थानों से प्रयुक्त होते हैं। इन छहों को छोड़ने के बाद जो भी स्वर आपका बचता है वो सब जो है विजातीय स्वर हो जाता है। जैसे री, ए, आए, ओ, आओ, ये सारे जो हैं अलग अलग स्थानों से बोले जा रहे हैं। मुख के अलग अलग स्थानों से इनका जो है उच्चारण हो रहा है। तो यह जो है क्या कहलाएंगे? असवर्ण या विजातीय स्वर कहलाएंगे। इन छहों को छोड़ने के बाद इन 6 को आप हटा दीजिए, उसके बाद जो भी स्वर बचता है वह सारे के सारे क्या हो जाते हैं? यहाँ पर विजातीय स्वर हो जाते हैं। तो इसमें कुछ भी कठिन नहीं था। हमने यह भी देख लिया कि स्वरों का जो है जाति के आधार पर कितने आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? 2 आधार पर किया जा सकता है। और यहाँ पर हमने यह भी देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का कितना वर्गीकरण किया जा सकता है। डिटेल में इनको हमने देख लिया है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जो है आपसे आराम से हो जाएगा यहाँ से प्रश्न। अब जो तीसरा आधार है वह है जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर। जिह्वा के प्रयुक्त होने वाले भाग के आधार पर भी इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। जैसे जो अग्रभाग से बोला जाएगा, जिह्वा के आगे के भाग से जिसका उच्चारण होगा वह जो है अग्र स्वर कहलाएगा। जैसे ई या ई, ए और ए, इनका जब उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह अग्र स्वर कहलाएगा। चूंकि आप जब ई बोलते हैं तो आपके जिह्वा के अगले भाग को अधिक कार्य करना पड़ता है। आपके जिह्वा के अगले भाग को अधिक कार्य करना पड़ता है, इसलिए जो स्वर हो जाएगा यह अग्र स्वर कहलाएगा। ई, आप इन चारों में से कोई भी स्वर आप बोलें, इन चारों को बोलने में आपका जीभ का अगला हिस्सा जो है काफ़ी जो है प्रभाव में आ जाता है, काफ़ी जो है कार्य में आ जाता है। इस वजह से यह जो है अग्र स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अग्र स्वरों की संख्या 4 है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं कि अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना है? अग्र स्वरों की संख्या 4 है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, यह जो है 4 क्या हैं? अग्र स्वर हैं। अब मध्य स्वर की बात कर लें तो मध्य स्वर की संख्या तो एक ही है, वह छोटा आ है। छोटा आ जो है मध्य स्वर है, यह इसकी संख्या 1 है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग प्रयुक्त होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मध्य स्वर बोलते हैं।
आप जब अ बोलेंगे तो जीवा के मध्य भाग पर दबाव पड़ता है, जीवा का मध्य भाग जो है प्रभावी हो जाता है जब छोटा अ बोलते हैं। बड़ा आ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर छोटा आ की बात सिर्फ कर रहा हूँ। तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्य स्वर कहलाएगा। इसकी संख्या कितनी है, 1 है। परीक्षा में आपसे संख्या पूछी जाती है, इस वजह से परीक्षा आपको संख्या भी देखते हुए चलना है। अब जो अंतिम जो है जीवा के प्रयुक्त होने वाले स्थान के आधार पर अगर हम बांटें तो अंतिम जो आधार हमारा बचता है वह है पश्च स्वर। पश्च स्वर किसको बोलेंगे, जिसमें जीवा का पीछे वाला हिस्सा जो है प्रभावित होता है, प्रयुक्त होता है, वह जो है क्या कहलाता है, अंतिम भाग प्रयुक्त होता है जहाँ पर जीवा का, वह जो है पश्च स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 5 है, इनकी संख्या 5 है। मैं अ को नहीं घेर रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ क्यों। इनकी संख्या कितनी है, 5 है। अ जो है चूंकि आगत स्वर है या ग्रहित स्वर है, आगत स्वर है यह, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो अ है यह अंग्रेजी से आगत है, अंग्रेजी से लिया गया है या तो ग्रहण किया गया है। इस वजह से इसको हम हिंदी के स्वरों में नहीं गिनते हैं। अगर आप इसको गिन लें तो जो पश्च स्वर हैं उनकी संख्या 6 हो जाती है, लेकिन हिंदी में पश्च स्वरों की संख्या 5 ही बताई जाएगी। आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो आप कितना बताएंगे, पश्च स्वरों की संख्या 5 है। तो यहाँ पर हमने देख लिया अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। पश्च स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। और मध्य स्वर की संख्या कितनी है, 1 है। यह चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। जैसे अगर ये हमारी जिह्वा है और ये हमारे कंठ की नली है जहाँ से ध्वनि उच्चरित होता है, तो यहाँ पर यह अगर अग्रभाग है, जीभ का अग्रभाग है और यह मध्य भाग है, जीभ का यह मध्य भाग है और जीभ का यह पश्च भाग है। तो इनमें जो उच्चारण को हम देखें अगर अलग अलग स्वरों के, तो मैं रंग चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो छोटा अ है यह जो है मध्य भाग से उच्चरित होगा, यह मध्य भाग से उच्चरित होगा। इसकी संख्या कितनी है, इसकी संख्या 1 है। इनकी संख्या, मध्य स्वरों की संख्या कितनी है, 1 है। उसके बाद जो है एक ट्रिक और आप इससे याद कर सकते हैं इसको, जहाँ पर भी जिन स्वरों में 3 की आकृति आपको दिखती है वह सारे के सारे पश्च स्वर कहलाएंगे। जैसे बड़ा आ, इस आ को छोड़ दीजिए, छोटा आ को मध्य में आप लिख दीजिए। उसके बाद जिसका भी जिन भी स्वरों में 3 की आकृति आपको 3 दिखता हो, 3 की आकृति आपको दिखती हो, वह सारे के सारे जो हैं क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर कहलाएंगे। जैसे आपको बड़ा आ में दिखता है ना, बड़ा आ, यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3 की तरह आकृति बनी हुई, बड़ा आ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ में भी 3 की आकृति बन रही है। देखिए 3 की आकृति यहाँ बन रही है, यहाँ पर भी 3 की आकृति बन रही है। यह जो है क्या हो जाएगा, और कौन सा है, ओ, यहाँ पर भी 3 की आकृति बन रही है। औ, यहाँ पर भी 3 की आकृति बन रही है। और औ, इस औ, ये तो यह क्या है, अ। चूंकि यह आगत है, इसको अभी तो हम गिने ना, तो 5 जो है हमारे क्या हो जाते हैं, पश्च स्वर हो जाते हैं। 5 पश्च स्वर हो जाएंगे। यहाँ पर पश्च स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसके बाद जो बच जाते हैं वह सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे अग्र स्वर हो जाएंगे। जैसे ई, बड़ी ई, और क्या हो जाएगा हमारा, क्या बच गया, ए, ऐ, यह सारे क्या हो जाएंगे, यह चारों क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर अग्रस्वर हो जाएंगे। री को हम यहाँ पर नहीं रखते हैं, चूंकि री जो है स्वरों में अब गिना नहीं जाता है, इस वजह से री को हम यहाँ पर नहीं रखते हैं। तो जो हमारे अग्रस्वर हैं वह 4 हो गए। इनको याद करने का आसान तरीका भी हमने देख लिया, किन किन तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं। तो यह चीज़ें हो गई। अब यहाँ से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं यह भी हम देख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ही पूछा गया था, यह प्रश्न कि निम्नलिखित में से अग्रस्वर है। मैं लिखता हूं, मैंने लिखा कि निम्नलिखित में से लिखित में से अग्रस्वर
चलिए मैं लिखता हूं नहीं है। 4 विकल्प है आपके पास, क, ख, ग और घा। यह पूछा हुआ प्रश्न है, आपका परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यह यहां पर लिख दिया मैंने। पहला ई, बड़ी ई, ए और आ, यह मैंने लिख दिया। 4 विकल्प आपको दे दिए। तो आपने देखा यह भी कि जो है अग्रस्वर किसको बोलेंगे, जो है जीभ के आगे वाले भाग से बोले जाएं। यह तो पश्च स्वर हो गया ना, यहाँ पर जो बड़ा आ है यह पश्च स्वर हो गया, इसलिए हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो आपसे ऐसे प्रश्न और पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हम देख लेते हैं, और चूंकि यहाँ पर तो सीधा सीधा प्रश्न था, यह बहुत आसान था करने में, तो इस तरह से, और इसको अगर थोड़ा घुमा के पूछा जाए आपसे तो इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। कि एक प्रश्न है कि निम्नलिखित, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ, किस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग प्रयुक्त होगा। यह जो है आपसे 4 विकल्प यहां पर दे दिए गए। यहाँ पर आपसे दिख दिया गया पश्च भाग के लिए, यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया ई। यही 4 ऑप्शन अगर आपको दे दिए जाएं तो ई, बड़ी ई, ए और बड़ा आ। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आपको पता है बड़ा आ का जो उच्चारण है वह पश्च भाग से होता है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा आसान आ गया तो आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, और थोड़ा सा कठिन कर दिया गया तो ऐसे प्रश्न। इनमें कोई विशेष स्तर नहीं है, और यह जो है आसानी से आपसे हो जाएंगे। यह चीज़ें हमने देख ली बड़े आसानी से। तो यह जो है इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब हम कुछ और आधार हैं उनको भी देख लेते हैं वर्गीकरण का। देख लेते हैं ओष्ठाकृति के या मुखाकृति के आधार पर किस तरह से इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ओष्ठाकृति मतलब जो आपके होंठ की आकृति बनती है, आपके उच्चारण में, स्वर के उच्चारण में आपके होंठ की आकृति कैसी रहती है, इसके आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। या फिर मुख की आकृति आपकी किस तरह से बनती है, इसके आधार पर भी हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इसको हम समझ लेते हैं। इसके आधार पर हम 2 तरह से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। 2 इसके आधार हो जाएंगे, 2 तरह से इसका वर्गीकरण हो जाएगा। एक वर्तुल, वर्तुल मतलब होता है गोल, वर्तुल या फिर गोलाकार या फिर वृत्ताकार या फिर वृत्तमुखी, इसका एक वर्गीकरण हो जाएगा होंठ के आधार पर। यहाँ पर जब आप ऊ बोलते हैं या ओ बोलते हैं या औ बोलते हैं तो आपके होंठ में गोलाकार आ जाता है, आपका होंठ गोल हो जाता है। तो यहाँ पर इसको वृत्तमुखी या फिर वृत्ताकार या फिर गोलाकार या फिर वर्तुल जो है स्वर कह देते हैं। जैसे इनकी संख्या कितनी है, 4 है। इनकी संख्या कितनी है, 4। यह मैंने पा लिख दिया भाई, यह पा नहीं है, ये मैं 4 लिख रहा था। तो इनकी संख्या कितनी है, 4 है। ऊ, ऊ और ओ और औ, इनको बोल के देखिए, आपके होंठ की आकृति गोल हो जाएगी, आपका होंठ गोल हो जाएगा। इस वजह से इनको वर्तुल, गोलाकार या वृत्ताकार या वृत्तमुखी, इनको पहचानने का बहुत आसान तरीका है। आपका होंठ अगर गोल होता है, सीधी सीधी बात है, बहुत आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। तो यह जो है इसमें विशेष समय हम नहीं देंगे, यह चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होंगी। तो अब ओष्ठाकृति या मुखाकृति के आधार पर जो दूसरा वर्गीकरण है वह है प्रसृत स्वर। प्रसृत स्वर या अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर।
नाम से ही आपको पता चल रहा है। प्रसृत का अर्थ होता है फैला हुआ, प्रसृत का अर्थ होता है फैला हुआ। तो जब आपके मुंह में फैलाव आए जिनके उच्चारण में, वह क्या होंगे यहाँ पर प्रसृत स्वर कहलाएंगे, या फिर अवृत्ताकार स्वर कहलाएंगे, या फिर उनको क्या बोलेंगे अवृत्तमुखी स्वर बोल देंगे हम। सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनता है कि गोलाकार स्वर कौन सा हो जाएगा, या फिर गोलाकार तो नहीं लिखता है, वर्तुल स्वर वहाँ पर लिख के आया था प्रश्न कि वर्तुल स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बड़े आसानी से आप जो है जहाँ पर भी होंठ आपका गोल हो रहा होगा वहाँ पर आप बोल देंगे कि यह जो है क्या हो जाएगा, यह वर्तुल हो जाएगा, यह वर्तुल स्वर हो जाएगा। जहाँ पर आपका मुख फैल रहा होगा, जहाँ पर प्रसृत हो रहा होगा आपका मुख, वहाँ पर क्या बोल देंगे आप, यहाँ पर प्रसृत स्वर है। जैसे आ, जब आप आ बोलते हैं तो आपके होंठ और मुख दोनों फैल जाते हैं, दोनों खुल जाते हैं। ई बोलते हैं तो आपका होंठ जो है वह फैल जाता है। ए, आए, इसमें जो है आपका होंठ गोल नहीं हो रहा है, आपका होंठ जो है फैलकर बड़ा हो जा रहा है, इस वजह से यह जो है प्रसृत स्वर कहलाते हैं। प्रसृत स्वर जो है यह 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यह जो है 6 जो है प्रसृत स्वर हैं। इनको देख लेते हैं हम। यह अवृत्ताकार या अंतर्मुखी स्वर भी कहलाते हैं, इसको हमने देख लिया। अगर हम री की बात करें, जो री है उसको अर्धवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। री को अर्धवृत्ताकार स्वर बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि री के उच्चारण में हमारा मुख पूरी तरीके से गोल नहीं होता है, पूरी तरीके से वृत्त नहीं होता हमारा मुख, हमारे होंठ जो है पूरी तरीके से गोल नहीं होते हैं। इस वजह से री को अर्धवृत्ताकार स्वर की कैटेगरी में, श्रेणी में हम रख देते हैं। अब एक और उच्चारण जो है वर्गीकरण जो है हम देख लेते हैं, किस आधार पर इसका वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण बहुत सारे आधारों पर किया जा सकता है, इसके कोई निश्चित आधार नहीं है। फिर भी हम प्रमुख आधारों को यहाँ पर देख रहे हैं, जिससे परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका छूटे ना। अभी स्वरों के और भी बहुत सारे वर्गीकरण होंगे जो हम देखेंगे आगे। तो कुल मिलाजुला कम से कम 7-8 वर्गीकरण तो हम देखेंगे ही यहाँ पर। यह 5वां वर्गीकरण है हमारा, उच्चारण के स्थान पर जो है यह वर्गीकरण, उच्चारण के स्थान पर स्वरों का वर्गीकरण। तो पहला जो है वह कंठ है। कंठ के आधार पर हम जब बोलते हैं तो कंठ से ध्वनि निकलती है। छोटा आ और बड़ा आ, इन दोनों के उच्चारण में कंठ से ध्वनि निकलती है और निर्बाध रूप से बाहर निकलती है। हमारे मुखांग किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई बाधा नहीं पहुँचाते हैं ध्वनि को निकलने में, तो यह जो है कंठ स्वर कहलाते हैं। कंठ स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ और बड़ा आ। जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपके ध्वनि जो है सीधा सीधा कंठ से बाहर आ जाती है, इसलिए कंठ स्वर कहलाते हैं। तालव्य स्वर किसको बोलेंगे? जिनका उच्चारण स्थान तालु हो, जो तालु से बोले जाते हैं, यह जो है तालव्य स्वर कहलाते हैं। जैसे छोटी ई और बड़ी ई, यह दोनों क्या हैं? यह तालव्य स्वर हैं, यह दोनों तालव्य स्वर हो जाएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान तालु है। जब ई और ई बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीभ जो है, आपकी जिह्वा तालु को प्रभावित करती है, इस वजह से यह जो है तालव्य स्वर कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, यह दोनों जो है सजातीय स्वर भी कहलाते हैं। हमने सजातीय स्वर जब पढ़ा था, सजातीय स्वर, यह सजातीय स्वर भी है, यह दोनों भी सजातीय स्वर हैं और यह दोनों भी सजातीय स्वर हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दीर्घ स्वर कहलाते हैं, यह तो आपने देखा ही था, ये पीछे आपने देख लिया। अब जो है कंठ स्वर, इनको बोलेंगे छोटा और बड़ा को क्या बोलेंगे हम? कंठ स्वर। छोटी ई और बड़ी ई को क्या बोलेंगे हम? तालव्य स्वर बोलेंगे। मूर्धन्य स्वर किसको बोलेंगे? जहाँ पर आपकी मुख का मूर्धा वाला हिस्सा जो है वह ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। री जब बोलते हैं ना, री में मूर्धा किसको कहते हैं, इसको हम देख लेते हैं पहले। तो अगर यह आपका मुख है, यह मुख का निचला हिस्सा है और बीच में आपकी जीभ है, यह जीभ है, यहाँ पर दांत वगैरह है। एक ऐसा ही हम रफ फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर आपका कंठ है, यहाँ पे अंदर की नली कंठ की, तो यह जो है अगर, तो यह हिस्सा जो है वह तालु का हिस्सा है, यह तालु है। उसके बाद जो है यह हिस्सा वह मूर्धा कहलाता है, यह मूर्धा कहलाता है और आगे का हिस्सा दंत कहलाता है, दंत। और यह तो कंठ है ही, कंठ, अंदर का हिस्सा कंठ है, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा। और खुरदुरा सा होता है मूर्धा, आप जीभ से उसको छू कर देखेंगे तो वह आपको खुरदुरा सा आपको दिखेगा, वह मूर्धा का हिस्सा है। उसके अंदर जो है तालु का हिस्सा है, उसके थोड़ा अंदर ही तालु का, बाकी दंत तो आप समझ रहे हैं, दांत का हिस्सा।
तो मूर्धन्य स्वर किसको बोलेंगे? री को बोलेंगे। री को बोलने में जब री का उच्चारण करेंगे तो आपके मूर्धा से जो है यह ध्वनि निकलती है, मूर्धा से यह जो है उच्चरित होता है। इस वजह से क्या हो जाता है? यह मूर्धन्य स्वर कहलाता है। अब ओष्ठ स्वर किसको बोलेंगे यह हम देख लेते हैं। ओष्ठ स्वर कहते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ को, हमारे होंठ से यह उच्चरित होता है, इस वजह से यह क्या है? ओष्ठ स्वर कहलाता है। यह बहुत आसान था, हमने इसको देख लिया। यह जो है दीर्घ स्वर भी कहलाता है और यह जो है सजातीय स्वर, दोनों मिलकर कहलाते हैं। कंठ और तालव्य स्वर किसको बोलते हैं? कंठ तालव्य स्वर जो कंठ और ताल दोनों से बोले जाएं, ए और ए, इनका जो है उच्चारण स्थान कंठ और ताल दोनों है। जैसे ए का निर्माण किससे होता है? ए का निर्माण अ और ई से होता है ना। तो अ जो है यह कंठ है और यह तालु है, तो दोनों को मिलाकर यह ए बनता है, तो यह जो है कंठ तालव्य स्वर कहलाते हैं। यह भी कंठ, एक कंठ स्वर से और एक ताल जो है तालव्य स्वर से बनता है, इस वजह से इस स्वर को क्या बोल देते हैं हम? कंठ तालव्य स्वर। और ओष्ठ कंठोष्ठ स्वर किसको बोलेंगे? ओ जो है ओ और औ, यह दोनों कंठोष्ठ स्वर कहलाते हैं, क्योंकि जो ओ है इसका निर्माण किससे हुआ है? आ और ऊ से हुआ है। आ क्या है यहाँ पर? आ कंठ स्वर है और ऊ क्या है? ओष्ठ स्वर है। आ जो है कंठ स्वर है और ऊ क्या है? ओष्ठ स्वर है। तो यह इन दोनों के निर्माण से कंठोष्ठ स्वर का निर्माण होता है, और कंठोष्ठ स्वर कितने हैं? 2 हैं। इन चीज़ों को हमने यहाँ पर समझ लिया। अब यहाँ पर कोई भी समस्या आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रश्नों को पूछ सकते हैं। अगर इस क्लास में कोई भी समस्या आपकी रह जाती है, कोई भी प्रश्न आपका रह जाता है, तो कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर सीधा सीधा आपको उत्तर दे दिया जाएगा। या फिर आप संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहाँ पर भी आपके प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर दे दिया जाएगा। उसके लिए आप जो है कोचिंग जंक्शन के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, तो वहाँ पर आपको कोचिंग जंक्शन का जो है हमारा टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो यह था हमारा 5 तरह से स्वरों का वर्गीकरण। अब जो और वर्गीकरण है उनको हम आगे देखेंगे, अगली क्लास में अपने देखेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते हुए पढ़ें। जय हिंद।